इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। जनना बहुवीर्यांकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव प्रथम देव ऋषभनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, समस्त साधर्मी आत्मी मुनिराजों की। सबसे पहले क्या करना है? मुस्कुराना है, क्योंकि परोपकार की बात सुनते सुनते इतना तो हमारे जीवन में परोपकार आ ही जाए कि दूसरों के समक्ष हम जब जाएं तो मुस्कुराना सीख जाएं। परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय रवे प्रवासः, परोपकाराय कवे प्रयासः, परोपकाराय सताम विभूति। ऐसा कुछ एक श्लोक आता है कि परोपकार के लिए ही गायें दुही जाती हैं, परोपकार के लिए ही सूर्य का आवागमन होता है, परोपकार के लिए ही कवियों का काव्य प्रयास होता है, और परोपकार के लिए ही सज्जनों की विभूति होती है, उनका वैभव होता है। अब सज्जनों में हम लोग गिनते हैं शायद मनुष्यों को ही, क्योंकि जन का मतलब हम मनुष्य मान लेते हैं और सज्जन का मतलब अच्छे मनुष्य मान लेते हैं। लेकिन ये सज्जनता सिर्फ मनुष्यों में ही पाई जाती है। पहली बात तो पाई जाती है, नहीं पाई जाती वो तो सबको अपने अपने अंदर आंख के देखना है। लेकिन यदि सज्जनता सिर्फ मनुष्यों में ही पाई जाती है तो कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं, ऐसे भी कुछ जीव होते हैं जिनके अंदर मनुष्यता तो नहीं लेकिन सज्जनता मनुष्यों से बढ़कर के है। ऐसे ही एक छोटी सी घटना, जो कि हमें तो जैसे महाराज ने कहा अचानक बुला लिया, हम भी सोचते हैं कि महाराज आएंगे, जो बोलेंगे उनमें से कुछ एक आध चीज़ अपन समझ लेंगे, उसी को अपन आगे बढ़ा देंगे। तो आज परोपकार हमने बढ़ लिया उनकी बातों में, तो उसी को हम सोचे कि कुछ घटना अपने को भी याद आ गई। तो मित्रता और मित्रता के बीच परोपकार, ये कई बार बहुत अनहोनी सी घटना मानी जाती हैं। आजकल की मित्रताएं स्वार्थ को लेकर तो होती हैं, लेकिन परमार्थ और परोपकार को लेकर कितनी होती हैं वो तो आप ही स्वयं जानो। लेकिन एक ऐसी मित्रता जो परोपकार को भी जानती है, और एक तरफा परोपकार, एक तरफा मित्रता। दूसरी तरफ देखा भी जा रहा है कि स्वार्थ बहुत चरम पर है, लेकिन दूसरा अपने परोपकार का भाव और परमार्थ का भाव छोड़ता नहीं। एक बालक था छोटा सा,
और बच्चे होते ही हैं जहाँ आसपास कुछ प्रकृति की चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो झूले वगैरह हों, वहाँ जाकर के अपना जो कुछ भी पढ़ाई के अलावा समय होता है उसको गुजारने का प्रयास करते हैं। ऐसी एक बालक था, उसको एक पेड़ से बहुत लगाव हो गया, और पेड़ से लगाव होने का कारण, आप लोग वहाँ मत देखो, आपका लगाव हाँ है कि हाँ है, तो उनका पेड़ से लगाव हो गया, और पेड़ का लगाव होने से ही फलदार वृक्ष था, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थीं, बड़ी उसकी छांव होती थी, तो आम जन वहाँ पर पहुँच करके छाया प्राप्त करने के लिए, और कभी यदि उनके पास साधन हो तो उसके फल प्राप्त करने के लिए पहुँचते थे। तो साधन के द्वारा उसके फल प्राप्त किए जाएं, ये तो सामान्य सी बात है, डंडा मार करके या कुछ पत्थर लगा करके। लेकिन ये जो बालक था, इसका उस जो पेड़ से लगाव हुआ, उस लगाव में उस पेड़ ने कुछ ऐसे चमत्कारिक प्रयोग प्रारंभ कर दिए जो आम व्यक्तियों को देखने में कुछ हट के लगते हैं। तो दोनों की मित्रता हो गई, उस बालक की उस वृक्ष की, क्योंकि वृक्ष भी एक इंद्रिय जीव है, उसके अंदर भी संवेदना है, और आज तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि वनस्पति में जीव है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 को जीव जिन शासन अनादि से मानता है, लेकिन विज्ञान ने जल में और वनस्पति में, इन दोनों में जीवों की सिद्धि की। हालांकि उनकी जीवों की सिद्धि किस रूप में है वो तो वही जाने। कैप्टन सोवोर्सवी ने ए ड्रॉप ऑफ वाटर 36,450 अलाइव बीइंग डिक्लेयर किए थे आज से कुछ वर्षों पूर्व, यानी एक बूंद पानी में 36,450 जीव। अब तो उसकी काउंटिंग बढ़ा करके उन्होंने लाख तक कर दी, लेकिन अभी उनकी काउंटिंग जारी है। जिन शासन तो ये बोलता है कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हुआ करते हैं, और ये तो हो गए उसके आश्रित रहने वाले जीव जो त्रस जीव के रूप में हैं, लेकिन वो पानी भी अपने आप में एक इंद्रिय स्थावर जीव है। इसको जिन शासन कहता है। विज्ञान को अभी इसकी खोज करने में कितना समय लग जाएगा हम नहीं कहते, और समय लग जाए फिर भी ठीक है, लेकिन समझ आ जाए इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। दूसरा, वनस्पति में जगदीश चंद्र बसु ने उसमें जीवों की खोज की कि इसमें जीव है। ये लगभग उन्होंने संवेदना को लेकर के, जो वाकई में संवेदनशीलता या चेतना जो जीव का लक्षण होता है, उसको आधार बना के जिस भी रूप में उन्होंने उपकरण तैयार किया हो, जांचा। वो जो लाजवंती का पौधा होता है ना, छुई मुई जिसको बोलते हैं, हल्का सा टच करो तो अपनों से कोड़ लेता है, उसको लेकर के उन्होंने ये शायद प्रयोग किया था। लेकिन बाकी जो अग्नि है, वायु है और पृथ्वी है, इन तीनों में अभी खोज जारी है। लेकिन अग्नि के बारे में भी एक प्रयोग हुआ, एक कोई साइंटिस्ट हुए हैं, ब्राउडी सावलो ऐसा कुछ नाम उनका है, तो उन्होंने वॉल्केनो, नाम सुना है आपने? वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी। उस ज्वालामुखी में जहाँ पर 700 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी कुछ जीवों के आवागमन देखे। जिस इतनी तीव्र गर्मी में, इतने तीव्र तापमान में जब सारे जीव खाक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ज्वालामुखी की आग में भी उन्होंने जीवों की घोषणा की, और शायद उनमें उसके आश्रित रहने वाले जीवों की घोषणा की होगी। लेकिन अग्नि अपने आप में, अग्नि का एक जीव का एक शरीर है, ये भी एक प्रयोग का विषय बन सकता है। यदि उनके पास साधन हो तो करके देख लें। तो आज से कुछ वर्षों पहले तक तो 5 को विज्ञान निर्जीव मानता था, 2 या 3 में उन्होंने जीवों की घोषणा की। लेकिन आपके पास साधन नहीं है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 2 में भी जीव नहीं है। आपके पास साधन हो प्रयोग करने के तो आप करके देख लो, नहीं है तो पहले श्रद्धान करो। तो वो उस अपन चर्चा कर रहे थे उस मित्रता की, जो मित्रता एक इंद्रिय और एक पंचेंद्रिय के बीच हुई है, यानी वनस्पति और एक मनुष्य के बीच हुई है। तो क्या चमत्कार देखने को मिलता, जब भी वो बालक उस पेड़ के नीचे पहुंचता तो वो पेड़ अपनी शाखाएं झुका देता, अपने फलों को उसके हाथ तक पहुंचाने लायक बना देता। ऐसा कभी देखा आपने? सत्य घटना है, घटना पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काल्पनिक या प्रतीकात्मक घटना है, ये घटना है। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे उन दोनों की मित्रता बहुत गाढ़ी होती चली गई, और पेड़ मनुष्य जैसा स्वार्थी नहीं है कि एक बार किसी से मित्रता की हो तो उम्र बढ़ने पर या स्वार्थ बढ़ने पर
अपना पल्ला झाड़ ले। लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, और बड़ा होते होते क्या देखता है कि अब उसको लगा कि मुझे बड़ा होने के बाद खेलना ही कूदना पर्याप्त तो नहीं है, मुझे अपना रोजगार भी देखना है, परिवार भी देखना है, घर भी बसाना है और आगे बहुत कुछ जीवन जीना है। मैं कब तक इस पेड़ के साथ खेलता रहूँगा। अब देखो यहाँ से अब कुछ टर्निंग पॉइंट शुरू हो गए, और कुछ यहाँ से आपको सस्पेंस भी सामने आ सकता है। हुआ ये, कुछ दिन हो गए, वो बच्चा पहले दिन में 1 से 2 बार, कई बार तो 4-5 बार भी उस पेड़ के पास पहुंचता था। अब 2-4-8 दिन हो गए, बच्चा वहां नहीं पहुंचा। उस वृक्ष को लगता है शायद बाहर गया होगा, यहाँ होता तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पास नहीं आता। मेरी तो मजबूरी है कि मैं चल के नहीं जा सकता, लेकिन वो तो चल के आ सकता है। और मैंने उसके प्रति जो भाव किए हैं उसको याद करके तो अवश्य आएगा। 8 दिन हो गए नहीं आया, तो 4 महीने हो गए नहीं आया, तो 4 साल हो गए नहीं आया। वृक्ष उस अपने मित्र की इंतजार में, प्रतीक्षा में अपने आप को बहुत निरीह सा पा रहा है। अचानक एक दिन बड़ा होकर जब वो आया, तो वृक्ष है, भले उसकी आंखें नहीं हैं, लेकिन संवेदना उतनी अच्छी है कि उस संवेदना उसकी आहट से समझ गया कि मेरा मित्र आया है। आप लोग अपने मित्र को बहुत दिनों बाद देखो तो पहचान नहीं पाओगे, लेकिन जिसके पास आंखें नहीं हैं उसके पास पहचान अवश्य होती है, क्योंकि दूरी या देरी के माध्यम से संवादों में कमी हो सकती है, संवेदनाओं में नहीं। फिर से बोलें, दूरी या देरी के कारण संवादों में कमी हो सकती है, संवेदनाओं में नहीं। और जो संवेदनशील होता है वो कहीं भी कितनी देर बाद क्यों ना मिले, कितनी दूर से क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से उसको पहचान लेता है। तो वृक्ष ने पहचान लिया कि मेरा मित्र आया है। और जैसे ही उन लोगों के आपसी जो वार्तालाप पहले हुआ करते थे बचपन में, उसी वार्तालाप के तहत अब आपको सोचना कि जब वृक्ष के पास जिह्वा नहीं है तो बोलेगा कैसे, लेकिन जो वार्तालाप आपस में हुआ करते हैं उस वार्तालाप के तहत वो बच्चा जो बड़ा हो गया है उसकी बात को पहचान लेता है। वृक्ष कहता है, क्यों मित्र, बहुत दिन बाद आए? हाँ हाँ, तो क्या मतलब है? नहीं, कहीं कुछ तकलीफ थी, बीमार थे, कहीं बाहर गए थे। ज़्यादा बात नहीं करो, पहले की बात अलग है, अब मुझे दूसरे बहुत सारे काम हैं। नहीं, तुम्हें तो काम होंगे ही, लेकिन यदि मैं तुम्हारे किसी काम में सहयोग कर पाया तो शायद इतने वर्षों बाद आने के बावजूद भी मैं अपनी मित्रता को बचा के रखा हूँ, ऐसा मैं पहचान पाऊंगा। देखो, वो उस पर किसी प्रकार से कमेंट्स नहीं कर रहा, खुद के अंदर लघुता जाहिर करने की कितनी सीमा बची है इसके बारे में पहचान कर रहा है। मेरा टाइम खराब मत करो, वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है, मैं टाइम खराब नहीं कर पाऊंगा, तो तुम मुझे दोगे क्या? अब झुंझला के बोलता है वो मनुष्य मित्र, तुम मुझे कुछ दे सकते हो? अभी तक जो मेरे पास था मैंने देने का प्रयास किया है, बताओ तुम्हें क्या आवश्यकता है? मुझे रोजगार चाहिए, मेरा परिवार है, घर है, द्वार है, तुम तो यहाँ जंगल में खड़े रहते हो, जब भी कोई निकले तो उसको बीच में टोकते रहते हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों में ज़्यादा आने वाला नहीं। हाँ, जहाँ तक रोजगार की बात है तो रोजगार तो मैं तुम्हें कितना दे पाऊँगा नहीं मालूम, लेकिन सुना है गर्मी का मौसम है और बहुत फल लग गए हैं इसमें, और बाज़ार में फलों की बहुत मांग है, तुम चाहो तो सारे फलों को तोड़ करके और बाज़ार में बेच करके आ सकते हो। वो सोचा कि अच्छी बात है यार, मैं तो फालतू यूँ ही घबरा रहा था, बाज़ार में जाता कुछ काम धंधा देखता, यहाँ तो बहुत फल लगे हैं, इसी को बेचूंगा तो काम निकल जाएगा। ठीक है, तो बस क्या हुआ, अचानक उसने टोकरियाँ बुलवा ली और टोकरियों में फल को तोड़ तोड़ के रख दिया, और जाकर के जब बाज़ार में बेचा तो उसके कुछ महीनों का इंतजाम तो हो गया कि इतना तो कम से कम हो सकता है। चलो, वो वृक्ष सोचता है बहुत दिनों बाद भले ही आया था, लेकिन मैं कुछ काम तो आया। जिसको देने का सुकून आता है उसको कभी प्राप्त करने की इच्छा जो संक्लेश पैदा करती है कभी नहीं घिरती, लेकिन जिसके पास देने की बजाय पाने की इच्छा होती है वो हमेशा संक्लेश में डूबा रहता है और अपने आप को अपर्याप्त ही मानता है।
वृक्ष खुश है, चलो इतने दिन बाद आया, मैं कुछ तो कर पाया। फिर बहुत दिन हो गए, अब सोचा, वृक्ष ने सोचा था कि मैंने इसको इतना बड़ा एक तरह से काम कर दिया इसका, अब तो ये रोज आएगा लौट करके, लेकिन फिर से बंद। मनुष्य तो ऐसे ही होता है, जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है तब तक तो वो उसका काम निकालता है, उसके आसपास रहता है। जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है, वो कहाँ से भग जाए पता नहीं। वो तो वृक्ष की बात है। अरे जब स्वार्थ की पूर्ति जब तक साधुओं से होती है तब तक मनुष्य काम निकालता है, और जब साधुओं से भी स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाती है तो वो साधु को भी छोड़ सकता है। ये मनुष्य की फितरत है। लेकिन हिंगोली वाले ऐसे नहीं हैं, स्वार्थ की पूर्ति हो चाहे ना हो। कहीं ये तालियां स्वार्थ में तो नहीं बजी कि महाराज जी ने तारीफ कर दी। तो सुनो, बहुत दिन हो गए जब फिर नहीं लौट के आया वो। अब उसको लगा पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हो गई। अब वो अचानक 1 आध साल बाद फिर आता है। उसकी मजबूरी थी कि उस रास्ते से बहुत निकलना तो रोज पड़ता, लेकिन वो चाहता तो वहाँ से रोज निकलता। लेकिन उसको ये है कि जब भी मैं यहाँ से निकलूंगा ये वृक्ष फिर टोकेगा और मुझे इसकी बात का जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उसने रास्ता बदल दिया था। लेकिन एक दिन वो रास्ता फिर भूल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।